ईवीएम में कोई भी बटन दबाओ पर्ची बीजेपी की निकलती है, आपको दूसरा बटन दबाओ पर्ची बीजेपी की निकलती है। अब जो इंडिया अलायंस से बीजेपी बौखलाई हुई है, ईडी का मिसयूज आप अब देख लें। अभी इसके घर पे रेड हो रही है, उसके घर पे रेड हो रही है, जितने भी मंत्री हैं। बीजेपी वास्तव में हर एंगल से बौखलाई हुई है। 400 पार्क का नारा तो छोड़िए, उनको इज्जत बचानी भारा पड़ गई आज के दिन। ये हमने पटियाला हाउस का एपिसोड, जेएनयू में नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर ऐसी चीजें करने वाले लोग, उमर खालिद, कन्हैया, अगर ये देश चलाएंगे तो देश कहाँ जाएगा आप सोच सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि राघव चड्ढा जी इतने कमजोर लीडर होंगे कि वो पार्टी को किसी भी प्रेशर में पार्टी चेंज करेंगे। आम आदमी पार्टी बिल्कुल आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। इसका एक एक कार्यकर्ता, एक एक मंत्री बिल्कुल जो है मायने रखता है, और वो डर के भागने वाले नहीं है, किसी भी प्रेशर के आगे झुकने वाले नहीं। आज वास्तव में जो सिस्टम हो रहा है कि सीटिंग दो सीएम आज जेल में है, सीटिंग सीएम, तो वास्तव में ऐसा पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि सीटिंग सीएम, वो भी ठीक इलेक्शन से पहले। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको अंदर डालना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने देखा पहलवानों पे कैसे अत्याचार हुआ, वो हमारे देश का गौरव है। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम देखते हैं हमारी बहन बेटी के साथ जंतर मंतर पे क्या हुआ। बीजेपी अपने आंकड़े लगा के बैठी है, इंडिया गठबंधन अपने आंकड़े लगा के बैठे हैं, लेकिन जनता बताएगी, जनता सब देख रही है। संविधान हमारा एक बिल्कुल अमृत धारा है इस देश के लिए, जिसमें आप भी कवर होते हैं, मैं भी कवर होता हूं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, हर इंसान उसमें कवर्ड है, और संविधान के दायरे में रह के सारी चीजें होती हैं। ऐसी क्या नौबत आ गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन से बाहर करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। आज हम जो है वो है द्वारका कोर्ट में। आज का ऐसा समय आ गया है कि जो वकील हैं उनको रोड पर आना पड़ गया है। जो कोर्ट में केस लड़ते थे, ऐसा क्या कारण है कि उनको रोड पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अभी तक करते थे, कभी संविधान खतरे में होता था या कुछ भी होता था तो उस विषय पर करते थे, लेकिन इतना नहीं जितना आज हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता चल जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़िएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक सब रोड पर। क्या कारण है, चर्चा करेंगे इस विषय में। यहाँ के एसोसिएशन विजय जी हैं, विजय दलाल जी, उनसे हम बात करेंगे कि इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि संविधान बचाना बहुत जरूरी है। चुनाव भी है, लोकसभा का चुनाव है, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जनता की राय के साथ हम बात करते रहेंगे कि किस विषय पर बात करना है हमको, और जनता तक ये बातें हम पहुंचाते रहेंगे। तो हम सबसे पहले परिचय से चलते हैं और आगे चुनाव तक पहुंचेंगे। किस विषय पर चर्चा होगी देखते रहिए। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम विजय दलाल, मैं एडवोकेट हूँ बाई प्रोफेशन। अपनी द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन में मैं एक्टिंग सेक्रेटरी भी रहा हूँ 2016-17 में, और अभी मैं आम आदमी पार्टी लीगल सेल द्वारका यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। तो आप अपने क्वेश्चन रखिए, मैं आपका हर चीज़ का जवाब देता हूँ, क्योंकि हम आम जनता भी हैं, हम कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाले वकील भी हैं, जो जनता के लिए भी लड़ते हैं, नेताओं के लिए भी लड़ते हैं। जब भी किसी का कोई अधिकार कहीं हनन होता है, हम सब के लिए लड़ते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कोर्ट के दायरे में होती हैं, कुछ चीज़ें कोर्ट के दायरे से बाहर हो जाती हैं। जुडिशरी का एक अपनी अकाउंटेबिलिटी है, और एग्जीक्यूटिव की एक अपनी अकाउंटेबिलिटी है, और रोल लॉ बनाने की जो हमारी नीति है वो अलग है। उसी पे सारा देश चलता है, जो संविधान ने सबको प्रोवाइड की है। आप अपनी क्वेरी करें, मैं जवाब देता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि सबकी अपनी अपनी एक सीमा है कि जिस सीमा पर उनको बात करनी है, लेकिन 27 मार्च या 26 मार्च को दिल्ली के जितने भी कोर्ट है सभी ने धरना प्रदर्शन किया था। उस दौरान आपके भानु प्रताप जी एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से, और एक मोहम्मद प्रशाकर कर वो भी हैं। उन्होंने कहा था कि हमको ईवीएम के तहत, तो हम सबसे पहले चुनाव की ओर चलते हैं, इसके साथ और भी बातों पर चलेंगे। तो क्या ऐसा क्या कारण कि उन्होंने 150 ईवीएम की मांग की कि हमको उस पर कार्रवाई करना है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पे मैं दो बातें जरूर रखूंगा कि आपने चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन देखा, सारे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। वहां पर हमारे चुने हुए काउंसलर्स, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन की बात कर रहा हूं, चुने हुए जो काउंसलर हैं वो अपने मेयर चुनने के लिए वोट डालते हैं, और सीसीटीवी कैमरे के अंदर इलेक्शन अधिकारी आते हैं, उनके वोट को क्रॉस करते हुए, कैंसिल करते हुए। कैमरा बंद कर दिया गया था, लेकिन एक ऊपर वाला भी देखता है, भगवान कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, हम सब बिलीव करते हैं इस चीज को। वो कैमरा वैसे तो बंद कर दिया गया, लेकिन भगवान ने उसको चालू रखा, और वो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा, सारी दुनिया ने देखा कि कैसे बैलेट पेपर के साथ कैसे छेड़छाड़ की गई, कैसे वो वोट क्रॉस किए गए, और किस तरीके से बीजेपी ने, जो सीटिंग पार्टी है, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना मेयर चुन के और लोगों के सामने पेश कर दिया कि जी हमारा मेयर बीजेपी का मेयर चुन के आ गया, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड किया।
और मेयर आम आदमी पार्टी का डिक्लेयर किया चंडीगढ़ से। तो ये तो होगी बैलेट पेपर की बात। जहां तक बात आती है ईवीएम की, अगर महमूद पराचा साहब, जो आप नाम ले रहे थे, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ, महमूद पराचा साहब बड़े लर्नड एडवोकेट हैं, भानु प्रताप जी, अगर उनको कोई समस्या आई है, उन्होंने कुछ महसूस किया होगा, आपने भी सोशल मीडिया में, हमने भी देखे हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट आए हैं सोशल मीडिया पे भी कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाओ पर्ची बीजेपी की निकलती है, आपको दूसरा बटन दबाओ दबाओ पर्ची बीजेपी की निकलती है। अब जो इंडिया अलायंस से बीजेपी बौखलाई हुई है, क्योंकि सारी पार्टियां मिलके, सबसे पहली बात कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, संविधान हमारा एक बिल्कुल अमृत धारा है इस देश के लिए, जिसमें आप भी कवर होते हैं, मैं भी कवर होता हूं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, हर इंसान उसमें कवर्ड है और संविधान के दायरे में रह के सारी चीजें होती हैं। ऐसी क्या नौबत आ गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन से बाहर करना पड़ा? ऐसी क्या नौबत आ गई? ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे आपने बात की कि एडवोकेट रोड पे आने की नौबत क्यों आई, जब जब कुछ चीजें होती हैं हम जुडिशरी से करा लेते हैं जहां हमारे राइट होते हैं, जहां पर लॉ मेकर ही अगर उसको ध्वस्त करने में लग जाएं लोगों को, तो हमें आम जनता के बीच भी जाना पड़ता है। लॉयर सिर्फ ये नहीं है कि कोर्ट की ही लड़ाई लड़ेगा, लॉयर आपकी तरह एक आम आदमी भी है जी। लॉयर आपकी तरह एक इंसान भी है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा है, हमारे भी राइट हैं, कोर्ट में भी हमारे राइट हैं, समाज में भी हमारे राइट है। तो हम हमारे राइट रोड पे भी ला सकते हैं, हम रोड पे प्रोटेस्ट करने का हमें भी अधिकार है। तो जहां जहां संविधान की हत्या होती है, लॉयर हमेशा, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आप महात्मा गांधी को ले लें, डॉक्टर साहब अम्बेडकर, कभी भी किसी भी एक हस्ती को उठा के देख लें, कोई भी हिस्ट्री, जब जब संविधान खतरे में आया है तो ये सारी हस्तियां रोड पे आई हैं। लॉयर, वो उनमें से बहुत जो अहम रोल रहा है वो लॉयर्स का रहा है। अब कोई भी बड़ी हस्ती उठा के देखें, उनकी हिस्ट्री आप जब देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट लॉयर्स ने किए हैं और जो सफल भी हुए हैं। और जो देश की जब सब बात आती है संविधान बचाने की और देश बचाने की, तो लॉयर्स की अहम भूमिका रही है और वो हमेशा रोड पे भी, कोर्ट में भी, हर जगह संसद में भी संविधान की रक्षा की है। जैसे कि आपने 2 बातें कही यहाँ पर कि एक तो बैलेट पेपर जो चंडीगढ़ चुनाव को लेकर आपने बात कही और दूसरी संविधान की बात। तो सबसे पहले हम बैलेट पेपर पर बात करते हैं, फिर संविधान की तरफ चलते हैं। तो बैलेट पेपर से ये 2024 का लोकसभा का जो चुनाव होगा अपना, यदि बैलेट पेपर से कराया जाएगा तो किसकी सरकार आने की उम्मीद होगी? आपका क्या? देखो, सरकार तो जनता डिसाइड करेगी, देश डिसाइड करेगा, देश की जनता डिसाइड करेगी। जनता जनार्दन देश में चलता आया है, लोकतंत्र हमारा यही कहता है कि जनता वोट करेगी, जनता की वोट डिसाइड करेगी कि सरकार किसकी आएगी। अब बीजेपी अपने आंकड़े लगा के बैठी है, इंडिया गठबंधन अपने आंकड़े लगा के बैठे हैं, लेकिन जनता बताएगी, जनता सब देख रही है। जिस तरीके से आपने देखा पहलवानों पे कैसे अत्याचार हुआ, वो हमारे देश का गौरव है। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम देखते हैं हमारी बहन बेटी के साथ जंतर मंतर पे क्या हुआ, हमारी जो पहलवान बेटियां हैं जी। उनके साथ क्या हुआ। खुलेआम आप जो भी उनके नुमाइंदे थे बीजेपी के, जो भी रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन, चेयरपर्सन थे, प्रेसिडेंट थे, ब्रिजभूषण, सब ने देखा कितने अच्छे से बीजेपी ने एक वर्ड पीएम साहब ने उनके लिए नहीं बोला। वो पहलवान देश का गौरव है। दूसरी चीज, हम आते हैं अपना बैलेट पेपर की, जो आपने बात की, बैलेट पेपर अच्छा प्रोविजन है, कोई इशू नहीं है। अपने सामने अगर वो ठीक ईमानदारी से चलता है सिस्टम, चंडीगढ़ वाला आपने देख लिया, छोटी सी जगह अगर ऐसा है, ईवीएम का आपने देख लिया, सोशल मीडिया पे आप कंटेंट उठा के देख लें, तो देश आज के दिन भ्रमित जगह पे बैठा है। क्या करें, लेकिन जनता सब समझती है, सब देखती है। आज वास्तव में जो सिस्टम हो रहा है कि सीटिंग 2-2 सीएम आज जेल में है, सीटिंग सीएम, तो वास्तव में ऐसा ये पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि सीटिंग सीएम, वो भी ठीक इलेक्शन से पहले। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको अंदर डालना पड़ेगा? अगर आपको कोई दिक्कत है, अभी मान लो हम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही हम कहानी लेते हैं, 1 रुपए का मनी ट्रेल आज तक रिकॉर्ड पे नहीं है कि कहां से पैसा आया, कहां चला गया। एक अप्रूवर बनाया, उसकी आपने 9 स्टेटमेंट ली, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 8 स्टेटमेंट तक कुछ नहीं आया मिस्टर रेड्डी की स्टेटमेंट में। 9वीं स्टेटमेंट में जहां उन्होंने कुछ बोली, 2-4 चीजें कुछ बोली होंगी, जहां नाम लिया, वो 8 स्टेटमेंट हटा दी जाती हैं, सिर्फ एक वो 9वीं स्टेटमेंट यूज की जाती है। तो आप देख रहे हैं, जनता देख रही है कि देश कहां जा रहा है। ऐसी तानाशाही में अगर चलेगा तो शायद आगे डिक्टेटरशिप आ जाएगी, हमारी डेमोक्रेसी वास्तव में खतरे में।
जैसे आपने कहा डेमोक्रेसी खतरे में, संविधान खतरे में, तो कुछ आप उसके तत्व बताएँ कि कौन-कौन सी चीज़ें खतरे में अभी आपको ज़्यादा इस टाइम दिख रही हैं? लोकसभा के चुनाव को लेते हुए या फिर जो वर्तमान में हो रहा है, सारी चीज़ों का तुरंत चेंज कर दी जाती है किसी को भी जेल में, तो क्या-क्या चीज़ आपको लगती है कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए, किन चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए? देखो, अभी जो हमने देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस वो इलेक्शन कमीशन के पार्ट थे। इलेक्शन जब हेल्ड अप होता था, देखरेख होती थी, पार्ट थे। आज हमने सुना है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने साइन कर दिया है कि ही वोंट बी देयर। क्यों नहीं? एक देखरेख में किया जाए। सर्वोच्च पोस्ट है वो जुडिशरी की। ऐसा क्या खतरा हो गया बीजेपी को कि उनको हटा दिया गया? ऐसे ये सारे फैक्टर जो हैं, मैंने चंडीगढ़ इलेक्शन वाली बात की, हमने अपने 2 सीएम की बात की जो प्रेजेंटली जेल में, ठीक इलेक्शन से पहले ऐसी नौबत क्यों आई? जैसे कि आपने सिटिंग सीएम की बात की है, पहले कि 8 संवत तक उनको मिलते हैं, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन 7वें 8वें तक वो हाज़िर भी नहीं कोर्ट में हुए थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन 9वें में उनको पहले रखा गया कि 3 दिन के लिए कस्टडी में रहेंगे, फिर 7 दिन के लिए रहेंगे, फिर 15 दिन के लिए। अब उनको डायरेक्ट जेल कर दी गई। लेकिन यहाँ पर 2 मुद्दे उठते हैं, एक तो अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं और दूसरी तरफ संजय सिंह को वो किया जाता है, बेल दी जाती है। तो क्या कारण हो सकता है कि इसमें कोई चाल है बीजेपी की या फिर अदर क्या हो सकता है? या कोर्ट को समझ में आया कि नहीं ये सब गलत हो रहा है? देखिए, आपने भी देखा जब मनीष सिसोदिया जी की बेल पे सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी, तो जस्टिस खन्ना साहब की उसमें कुछ टिप्पणियां आई थी कि ये केस अगर वास्तव में कोर्ट में जाएगा, इन आर्गुमेंट के साथ आप 5 मिनट खड़े नहीं हो पाएंगे। ये केस आपका 5 मिनट भी चलने वाला नहीं है। लेकिन ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर में बेल इम्पॉसिबल के बराबर होती है। आज तक संजय सिंह साहब को बेल क्यों मिली? आज तक 1 रुपए का मनी ट्रेल कोई बंदा 6 महीने से अंदर है। कोई आपका एमपी है, सिटिंग एमपी, वो 6 महीने से अंदर है। 1 रुपए का मनी ट्रेल आपका है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई क्यों अंदर रखा जाए। कुछ क्वेरीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रखी, जिसको ईडी ने सरेंडर किया और आके कहा जी हमें इनको बेल देने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर उनके पास कुछ होता, कोई तथ्य होते, वो सामने रखते, तो कम से कम बेल अपोज तो करते। सीधे सीधे ईडी ने सरेंडर किया है। ईडी का मिसयूज आप अब देख लें। अभी इसके घर पे रेड हो रही है, उसके घर पे रेड हो रही है, जितने भी मंत्री हैं। बीजेपी वास्तव में हर एंगल से बौखलाई हुई है। 400 पार का नारा तो छोड़िए, उनको इज्जत बचानी भारा पड़ रही है। आज के दिन बहुत भारी पड़ रही है। जैसे कि आपने कहा 400 पार का छोड़िएगा, इज्जत बचानी भारी पड़ गई। यहाँ पर एक चीज़ है कि अरविंद केजरीवाल को जब जेल होती है और उनसे कहा जाता है कि आपकी जब उनके मिलने की लिस्ट होती है, तो वो वहाँ पर जो अतीशी जी हैं, उनसे मिलने का उनका नाम नहीं है। और इसके बाद जो सीएम के करीब रहते थे, राघव चड्ढा, वो क्यों नहीं नज़र आ रहे? अभी यहाँ पर रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल के उसमें सारे आईएनडीआई के जितने भी गठबंधन के लोग थे, उन 40 दलों के सभी लोग आए हुए थे। मगर राघव चड्ढा क्यों नहीं नज़र आए? देखो, राघव चड्ढा जी की मेरे को पर्सनल नॉलेज नहीं है, तो मैं उस पर कोई कमेंट अभी नहीं कर सकता। वो दिल्ली अपना इंडिया से बाहर हैं या इंडिया में हैं, न्यूली मैरिड, अभी मुझे नहीं, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उस तथ्य की मुझे अभी नॉलेज नहीं है। उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अतीशी जी से मिलना क्यों नहीं पसंद किया उन्होंने? देखो, ये ऑनरेबल सीएम साहब ने जिन लोगों के नाम दिए हैं, उन्होंने जेल से अपनी सरकार भी चलानी है। आशीष जी को जब मिलना होगा तो कोई उनके ऊपर बंदिश नहीं है, वो मिल सकती हैं। हाँ, मिलने के लिए उन्होंने जो पर्टिकुलर नाम दिए हैं, उनसे अंदर से बात भी कराते हैं। अगर वो नाम देते हैं तो किसी मोबाइल नंबर भी दिए जाते हैं। जेल के प्रोविजन है। अगर जेल में हम भी मिलने जाएं और वो ओके है, मान लो बीइंग ए लॉयर जाता हूं मैं, तो मेरे को भी कोई मनाही नहीं है, मैं मिल सकता हूँ। और जिनके नाम उन्होंने पर्टिकुलरली दिए हैं, उन्होंने अपनी सरकार चलानी है जेल के अंदर से। क्योंकि पूरी जनता जनार्दन से एक रैली करके, मीटिंग करके, हर दिल्ली के एक एक वासी से उन्होंने बात की। आपको पता होगा, स्टेडियम में मीटिंग रखी गई थी, जी। तो पूरे दिल्ली के लोग इनवाइटेड थे। हर एमएलए की मीटिंग रखी गई थी, वो भी जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सभी का यही था कि आप जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। तो जो उन्होंने करीबी लगा, हो सकता है लिस्ट चेंज भी हो सकती है आगे, वो किसी और को भी एडिशन कर सकते हैं। जब जैसी जरूरत होगी वैसा आगे देखा जाएगा। लेकिन जैसे कि आपने कहा, कुछ खबरें उड़ती-उड़ती आई थी सूत्रों के माध्यम से कि अरविंद केजरीवाल के अंदर जाने के बाद
क्या राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे? इस सर, वजह से वो बाहर हैं। ऐसी कोई ऑफिशियल या अनऑफिशियल न्यूज मैंने देखी नहीं है। अफवाहें कुछ भी हो सकती हैं, बट बीइंग ए लॉयर, क्योंकि हम लॉयर हैं, हम पूरे तथ्य पे बात करते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि जी राघव राघव चड्ढा जी उस दिन वहां पे क्यों नहीं थे, मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर पाया और मैं करूंगा भी नहीं। इसी तरीके से जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि राघव चड्ढा जी इतने कमजोर लीडर होंगे कि वो पार्टी को किसी भी प्रेशर में पार्टी चेंज करेंगे। आम आदमी पार्टी बिल्कुल आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। इसका एक एक कार्यकर्ता, एक एक मंत्री बिल्कुल जो है मायने रखता है, और वो डर के भागने वाले नहीं है, किसी भी प्रेशर के आगे झुकने वाले नहीं है। ये बात आपने सही कही कि किसी भी प्रेशर के आगे नहीं, लेकिन जो पार्टी को बिल्कुल मजबूत अरविंद केजरीवाल के साथ चलते थे, डिबेट करते थे, हर जगह विपक्ष पार्टी में बहुत अच्छे से डिबेट करते थे, और आज अचानक वो गायब हो गए, इंडिया में नहीं आई। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। राघव चड्ढा एक जाना पहचाना नाम है, और वो नाम ही इंडिया के अंदर ना हो, पार्टी को संभालने की जब जरूरत पड़ती है, अब आपके इस चैम्बर को संभालने के लिए आपके किसी सेकंड आदमी को, और वही गायब हो जाए आपके जाने के बाद, तो फिर बड़ी दिक्कत होगी ना पार्टी को। देखो, पार्टी खाली सिर्फ राघव चड्ढा जी की बात मैं नहीं करूंगा, मैं सबकी बात करूंगा। हमारी पार्टी में अच्छे अच्छे लीडर हैं, आतिशी जी हैं, संजय जी भी बाहर हैं, हमारे जितने भी हमारे लीडरान हैं, कोई भी अपनी तरफ से कमजोर नहीं है किसी एंगल से। पूरे सुदृढ़ हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन बचाना, अपने राइट बचाना, हर चीज के लिए लड़ना आता है, जनता के राइट बचाना। और हमने सरकार कैसे चलानी है सबको मालूम है, हम इजीली अपनी सरकार चलाएंगे। दिल्ली में किसी तरीके की एक भी जन को, कहीं आप बिजली ले लें, पानी ले लें, कोई भी चीज ले लें, जैसे चीजें चल रही थी, जो स्कीम्स चल रही थी, वो स्कीम आज भी यूं क्यों चल रही है, वो आगे भी चलेंगी, हमारी सरकार रहती है तो। और जनता के बीच में हमारे एक एक नेता बिल्कुल बैठे हुए हैं। बात की आपने राघव चड्ढा साहब की, अगर वो बाहर हैं, किसी तरीके से अप्रोच नहीं हो पाया उनको, या आ नहीं पाए हैं, तो उस पर मैं अभी कोई कमेंट तो नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी में ही है, आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे, और पार्टी को हमेशा मजबूती के साथ वो समर्थन देते रहे और देते रहेंगे। ये 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, तो दिल्ली का रंग क्या लेकर आएगा? आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा हो रहा है आज के दिन, जो प्रेशर माउंट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जिस तरीके से प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, दिल्ली के चुने हुए जो नेता हैं, जो दिल्ली की जनता ने चुन के दिए, उनके एक एक के घर पे ईडी की रेड, सीबीआई की रेड, किस तरीके से उनको भयभीत किया जा रहा है, लेकिन वो झुकने वाले नहीं है। तो जनता सामने है, जनता सब देख रही है, जनता अपना वोट आम आदमी पार्टी के फेवर में करेगी, और देख लेना सातों की सातों सीट आम आदमी पार्टी की आएंगी दिल्ली में। आपसे एक आखिरी सवाल है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का गठबंधन हुआ है, INDI के अंतर्गत आते हैं। पहले तो पंजाब में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वर्तमान में सुनने में ये मिल रहा है कि मनोज तिवारी के विपक्ष में खड़े किए जा रहे कन्हैया कुमार, जो DU या फिर उस दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, तो क्या रंग लेकर आएगा? देखिए, मैं कन्हैया कुमार को बहुत उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमने पटियाला हाउस का एपिसोड, जेएनयू में नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर ऐसी चीजें करने वाले लोग, उमर खालिद, कन्हैया, अगर ये देश चलाएंगे तो देश कहाँ जाएगा, आप सोच सकते हैं। मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी जाति विशेष पे या धर्म विशेष पे किसी तरीके की टिप्पणी नहीं पसंद करना, बिल्कुल नहीं करूंगा पसंद कोई भी टिप्पणी करना। हाँ, ऐसे नेता नेता हमें चाहिए, अच्छे पढ़े लिखे, समझदार, देश को जो अच्छी लीड देके और हमारे यूथ का फ्यूचर लेके चल सकें, सभी श्रेणी के लोगों को, हर धर्म हर जाति के लोग को साथ लेके चल सके। तो ऐसे लीडर हमारे आने चाहिए, जो मुझे उनमें नजर नहीं आता। जैसे आपने कहा उसमें उनमें नजर नहीं आया, क्योंकि वो JNU से चुनाव लड़े थे, वो जीते भी थे कन्हैया कुमार, और आज वो इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो सोचकर उनको टिकट दिया गया होगा ना। पहले वो बिहार से लड़ रहे थे, लेकिन बिहार की जगह उनको अब मनोज तिवारी के उसमें उतारा गया है। मैंने वही कहा है आपको कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं को टिकट देके वो आगे बढ़ाएं देश को। तो देखते हैं अभी इसमें क्या रहता है। अच्छा, आपकी क्या राय है कि 2024 का चुनाव किससे होना चाहिए, EVM से या बैलेट पेपर से? आप क्या राय है? पर्सनल तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों में ही गड़बड़ है।
लेकिन जो अपना इलेक्शन कमीशन, हमारे जो इलेक्शन कमीशन बैठा है, अच्छे से उसको करे, किसी प्रेशर में ना आके। हमारा तो एक एडवाइस, एक रिक्वेस्ट ही रहेगी इलेक्शन कमीशन को कि किसी के भी प्रेशर में ना आके और उसको मिसयूज ना हो चीजें, अच्छे से, चाहे वो ईवीएम से कराएं, चाहे बैलेट पेपर से कराएं। इलेक्शन साफ सुथरा और सुदृढ़ होना चाहिए, अच्छे तरीके से हो, साफ सुथरा हो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन, डेमोक्रेसी जिंदा रहे। जैसे कि आप देख रहे थे कि आज हम द्वारका कोर्ट में चर्चा कर रहे थे संविधान को लेकर, और भी चीज़ों पर चर्चा किया, लोकसभा चुनाव को लेकर। थोड़ा सा संविधान के विषय में और चर्चा करेंगे क्या है उस पर, और किस तरीके से संविधान को बचाना चाहिए आगे, क्योंकि बहुत ही दिक्कतों में चल रहा है संविधान, जैसे सुने मिल रहा है। तो इस विषय पर चर्चा करते हैं। और आपसे आखिरी बार रहेगा, एक ही सवाल आखिरी आपसे है कि संविधान आज के, क्योंकि जो बच्चों को पढ़ना चाहिए, जो बैग लेकर चलते थे, आज वो बच्चे बैग नहीं झंडा लेकर चलने लग गए। इस पर आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि संविधान इससे भी कहीं ना कहीं खतरे में है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो आज हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, बहुत से दल आज बन गए हैं और उन दलों की तरफ मुड़ रहे हैं। देखिए, जब मैं हिंदू हूँ, मुझे इसके प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जब बच्चे रोज सोशल मीडिया पे 10 पोस्ट, आंख खुलते ही हिंदू खतरे में है, हिंदू तो खतरे में है, हिंदू ना खतरे में था, ना खतरे में है, ना खतरे में रहेगा। हमें अपने राइट कैसे प्रोटेक्ट करने हैं, ये जो राजनीति है हिंदू मुस्लिम की, जात पात की राजनीति, ये हमने कभी नहीं की, आम आदमी पार्टी ने नहीं की है, इंडिया गठबंधन में भी नहीं हो रही है। और जो आपने कहा कि छोटे छोटे बच्चे जो लेके चल रहे हैं, हो सकता है उनको अपना अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। और इस इलेक्शन में, जो कि होना नहीं चाहिए, माननीय, अगर हम बात करें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की सरकार की अगर हम बात करें, हमने स्कूल खोले हैं बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, वर्ल्ड क्लास स्कूल हमने तैयार किए हैं। हमने एजुकेशन और हेल्थ, दो चीजों को लेके बहुत अच्छा काम किया दिल्ली में, जो कि पूरी दुनिया ने माना है। आज जर्मनी, अमेरिका, सारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी के साथ क्यों खड़े हैं? हाँ, वो जो रोल मॉडल है, वो कहीं ना कहीं सर्वोपरि बहुत अच्छे से हर कंट्री ने पसंद किए हैं, यूनेस्को में, कहीं भी, हर जगह वो हमारे रोल मॉडल एजुकेशन और हेल्थ, जो कि दो सबसे जरूरी चीजें हैं हमारे देश में। उन बच्चों को एजुकेशन भी मिलेगा, फ्री एजुकेशन भी है, लड़कियों के लिए भी है बिल्कुल फ्री जैसे। और इवन आपने देखा होगा कि कई ऐसे स्कूल और कॉलेज दिल्ली में खोले गए हैं जिनमें बिल्कुल, अगर कोई बच्चा, उसका घर का अगर हिसाब किताब कमजोर है, तो उनके लिए फ्री हम कोचिंग देते हैं, वो बच्चा आगे बढ़े, उनका फ्यूचर खराब ना हो, क्योंकि ये बच्चे ही देश का फ्यूचर है। तो झंडा लेके चलना उनकी उनकी जगह स्कूल में है, झंडा लेके चलने की उम्र नहीं है उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है माइंड में, कि प्रचार प्रसार में जो पैसा लगाया जाता है वो ज़रूरी है, या देश के हित में जो काम किया जाए, जो नौकरियां दिया जाए, वो ज़रूरी है? देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई भी पार्टी प्रचार प्रसार के बिना नहीं चलती, लेकिन जो भी उनका कंट्रीब्यूशन हो, वो ऐसे ना हो कि जी हमने फंड इधर से लिया, उधर से लिया, प्रेशराइज किया, वो चीजें ना हो के, अगर देश के एजुकेशन में, देश के बिल्डअप पे, नेशन के बिल्डअप पे जो पैसा लगाया जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे कि द्वारका कोर्ट में हम हैं और यहाँ पर चर्चा की है संविधान को लेकर, और भी आगे जो चुनाव, लोकसभा का चुनाव होगा, ईवीएम के विषय में चर्चा किया है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे एशियन स्काई न्यूज में। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।